जब किसी की जान बचाने के लिए कोई अपना जान दांव पे लगा देता है तो दोनों की तकदीर हमेशा के लिए जुड़ जाती है। लेकिन कभी-कभी सबसे बड़ी सच्चाई भी सबसे आखिरी में सामने आती है। छोटा सा मिट्टी का घर, दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान, पहाड़, दूर अफगानिस्तान की एक रिमोट विलेज। अगले ही दिन गांव की औरतें, वो नर्स और मुखिया की बीवी आमिना खाना, कपड़े और कुछ ज़रूरी सामान लेकर अनन्या के पास आते हैं। नर्स बोलती है, ये कुछ दवाई और साफ पट्टियाँ ले आई हो, और ये खाना, तुमने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया। आमिना बोलती है, ये कुछ गर्म कपड़े हैं बेटी, और ये कुछ ज़रूरी सामान जो तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। आप सब ने हमारे लिए इतना कुछ किया, दिल से बहुत शुक्रिया। फिर आमीना बोलती है, अरे बेटी, शुक्रिया कैसा, इनके लिए हम इतना भी ना करें। अल्लाह ने हमें मौका दिया है इनकी खिदमत करने का। वो आज़ान की तरफ देख के बोलती है, बेचारा अपने घर से कितनी दूर पड़ा है, मैं तो इसकी माँ जैसी हूँ ना, इनके लिए तो हमारी जान हाजिर है। अनन्या को तब एहसास हुआ कि इस अनजान इंसान को गांव का हर शख्स जानता है। शायद आज़ान वाकई में बहुत मशहूर और बड़ा इंसान था, लेकिन उस पल उसके लिए आज़ान की पहचान नहीं, बल्कि उसकी सांसें सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था, आज़ान का कोई पता नहीं था। आज़ान के पेरेंट्स सारी उम्मीदें लेकर अफ़गानिस्तान की येमन एम्बेसी में पहुँचे। वहाँ के ऑफिसर से वो पूछे कि मेरे बेटा कहाँ है, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, उसका कोई पता नहीं है। हमें बताया गया था उसे छोड़ दिया गया है और वो यहाँ आएगा आपसे कांटेक्ट करने। मुझे अफसोस है, लेकिन हमें आज़ान के बारे में कुछ नहीं पता। आपने किससे बात की थी? कज़ाकिस्तान में एक बहुत बड़े लीडर से। आप एक काम कीजिए, आप कज़ाकिस्तान की आर्मी के साथ कांटेक्ट कीजिए। वो कुछ ही दिन पहले यहाँ ऑपरेशन के लिए आया था, शायद उनको कुछ पता हो। तब आज़ान की पेरेंट्स कज़ाक आर्मी ऑफिस में जाते हैं। वहाँ ऑफिसर्स उनको बोलते हैं कि हाँ, हमने आज़ान को देखा था, वो वही था, लेकिन वो बहुत ज़ख्मी था, गोली लगी थी उसको, मल्टीपल फ्रैक्चर्स भी थे, वो अनकॉन्शियस था। इतनी क्रिटिकल कंडीशन में बिना मेडिकल सपोर्ट के उसे कहीं भी ले जाना पॉसिबल नहीं था। वो उस रूरल हॉस्पिटल में था, हम लोग जाने ही वाले थे उसे रेस्क्यू करने, लेकिन उससे पहले ही उस रात वो एक्सट्रीमिस्ट ने वहाँ हमला कर दिया, और उसके बाद उन सब के साथ हमारा संपर्क टूट गया है। हमें नहीं पता वो कहाँ है। हमने उसके बाद आस पास एक्सट्रीमिस्ट की घाटी ढूंढने की कोशिश किया, बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मैं आपको नाउम्मीद नहीं करूँगा, लेकिन झूठी तसल्ली भी नहीं दूँगा। मुझे नहीं लगता बिना मेडिकल सपोर्ट के वो आधा घंटा भी सरवाइव कर पाएगा। आई एम सॉरी, बट मुझे नहीं लगता वो ज़िंदा होगा। ये सुनकर आज़ान की माँ बहुत रोती है, वो टूट जाती है। आज़ान की फादर उसको संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी अंदर से टूट चुके थे। आज़ान के पेरेंट्स फिर वो पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर था उसके ऑफिस में गए। आज़ान की फादर उसको बोलते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने बोला था कि उसे छोड़ दिया गया है, लेकिन कहाँ है वो फिर? देखिए, मुझे जो बताया गया था मैंने वही आपको बताया। झूठ मत बोलो, ये सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। वो किडनैपिंग और बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे तुम्हारा ही आदमी था ना? अगर उसे छोड़ दिया गया था तो वो जख्मी हालात में वहाँ पे कैसे मिला? लिसन, ये मेरा देश है, ये मेरी जगह है। आप मेरे साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते यहाँ। निकली यहाँ से, गेट आउट राइट नाउ। फिर वो सिक्योरिटी सामने आते हैं और उसे बोलते हैं कि ठीक है, शांत हो जाइए, ये फॉरेन गेस्ट है, हम इन लोगों के साथ ऐसी बर्ताव नहीं कर सकते। वो लोग आज़ान की पेरेंट्स को वहाँ से चले जाने को बोलते हैं। वो लोग चले जाते हैं वहाँ से। इधर आर्मी ऑफिसर्स ने राजीव को बुलाया और उसको बोला कि हमें वहाँ एक इंडियन लेडी मिली थी और हमें यकीन है कि वो आपकी ही पत्नी थी।
हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमारे साथ नहीं आई। उन्होंने वहीं रुकने का फ़ैसला किया। राजीव ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं, आखिर वो मेरे पास अपने परिवार के पास आने से क्यों मना करेगी? क्यों वो ऐसा करेगी? राजीव अपने आप पे काबू नहीं कर पाता। वो आर्मी ऑफिसर्स का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, मुझे सच बताइए, ज़रूर कुछ गड़बड़ है, मुझे सच बताइए क्या हुआ है उसके साथ। बाकी सारे ऑफिसर्स उसको पकड़ते हैं और उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। राजीव टूटकर चेयर पे बैठ जाता है। वो ऑफिसर्स उसको धीरे से समझाता है कि हम आपको झूठ नहीं बोल रहे हैं मिस्टर राजीव, आपकी पत्नी ने ही वहाँ रहने का फ़ैसला किया था। हम लोग अगले ही दिन जाने वाले थे उनको रेस्क्यू करने, लेकिन उससे पहले ही उस रात वो एक्सट्रीमिस्ट ने वहाँ हमला कर दिया और उसके बाद हमें कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। अपने परिवार के पास, अपने देश लौट जाइए, झूठी उम्मीद लेकर यहाँ मत रुकिए। एक तरफ माँ बाप अपने बेटे खो चुका था और दूसरी तरफ एक पति अपनी पत्नी के गम में बिखर चुका था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अफ़गानिस्तान की एक दूर रिमोट विलेज में किस्मत एक नई कहानी लिख रही है। अनन्या सुबह से शाम तक आज़ान की देखभाल कर रही है। उसके घाव साफ़ करना, दवाई देना, कपड़े बदलना, बुखार चेक करना। खुद थक जाती है लेकिन हार नहीं मानती। दिन बीत रहे थे, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, लेकिन आज़ान को अब तक होश नहीं आया। एक दोपहर अनन्या झाड़ू लगा रही थी। अचानक बेड के पास रखा हुआ ग्लास नीचे गिर जाता है। अनन्या चौंक जाती है, मुड़कर देखती है, आज़ान की पैर हिल रही थी। हे भगवान, वो होश में आ रहा है। अनन्या उसके पास आती है। सुनो सुनो, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो? आज़ान धीरे धीरे आंखें खोलता है। सब धुंधला सा दिख रहा है उसको। फिर अनन्या का चेहरा नज़र आता है। आज़ान कमज़ोर आवाज़ में बोलता है, तुम। अनन्या बहुत खुश हो जाती है। शुक्र है तुम ठीक हो। आज़ान धीरे धीरे नॉर्मल होता है और थोड़ी देर बाद पूछता है, कहाँ हैं हम? कौन सी जगह है ये? अनन्या धीरे धीरे सब कुछ बताती है। आज़ान बोलता है, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो चली जाना चाहिए था। अनन्या तुरंत जवाब देती है, मुझे चले जाना चाहिए था? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम तो चले गए थे, तुम आज़ाद हो गए थे। तुम क्यों लौट के आए फिर? क्यों आए थे तुम? बताओ क्यों? नहीं आते तो ऐसी हालात ना होती तुम्हारी। आज़ान चुप रहता है। फिर अनन्या की तरफ देखकर बोलता है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे वापस भेजा था, वरना मैं क्यों आता? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। फिर कंप्लीट साइलेंस हो जाता है। अनन्या कुछ नहीं बोल पाती, सिर्फ वो एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। अनन्या आज़ान की मुंह से ये बात सुनकर हैरान थी, क्योंकि पहले से उसे लग रहा था कि ये एक बहुत ही घमंडी और एरोगेंट इंसान है। उस दिन के बाद दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती की शुरुआत हुई। अनन्या उसका देखभाल करती, उसको चलने में मदद करती, उसको कहानियाँ सुनाती, गांव की बच्चों के साथ खेलती। आज़ान उसको चुपचाप देखता। कभी कभी दोनों बैठकर घंटों बातें करते, कभी हंसते, कभी चुप रहते। दोनों को एक दूसरे की आदत होने लगी थी। घर परिवार से दूर इस अनजान रिमोट विलेज में वो दोनों ही एक दूसरे की सहारा थी। गांव की मुखिया की पत्नी आमीना के साथ अनन्या का एक बहुत अच्छा रिश्ता बन गया था। वो दोनों बात करते थे, एक मदरली फिगर बन गई थी वो अनन्या के लिए। एक दिन मुखिया आज़ान के पास आता है और उसे बोलता है, बेटा आज़ान, तुम तो बहुत ठीक हो गए हो पहले से। अब मुझे लगता है तुम दोनों को घर भेजने का कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सावधानी से। गांव के बॉर्डर में ही वो एक्सट्रीमिस्ट लोगों की घाटी है। वो लोग अभी भी तुमको ढूंढ रहे हैं। कुछ दिनों में मैं खुद शहर जाऊंगा, यहाँ से बहुत दूर है। वहाँ कुछ लोग मेरे वफादार हैं, मैं उनसे बात करूँगा तुम लोगों की लौटने के बारे में। तब तक यहाँ चुपके रहना पड़ेगा, किसी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। गांव में तुम लोग सेफ हो।
गांव वाले तुम्हारी हिफाजत करेंगे। आज़ान बोलता है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत कुछ किया है हमारे लिए, ये एहसान मैं कभी चुका नहीं पाऊँगा। नहीं बेटा, गांव के सारे लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। गांव वाले अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि उनको मौका मिला आपकी मदद करने का। एक रात अनन्या खाना बना रही है। अचानक वो गाना गुनगुनाने लगता है। अनन्या रुक जाती। अरे, तुम्हारी आवाज़ तो बिल्कुल वो अरबिक सिंगर आज़ान अल हबीब जैसा है ना? आज़ान हंस पड़ता है। क्या ये मजाक था? मजाक क्यों करूँगी, सच में मैं आज़ान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने उसके गाने बहुत सुने हैं, मैं सच बोल रही हूँ। ओके अनन्या, आई गॉट यू। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ख़राब है, सच में। अनन्या कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, क्या हुआ तुम्हें, क्या बोल रहे हो? आज़ान बोलता है, रियली तुम्हें नहीं पता? अनन्या हैरान होकर पूछती है, क्या नहीं पता? अच्छा, तो मैं कौन हूँ? फिर अनन्या बोलती है, ओह आई एम रियली सॉरी, मैंने अब तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा। इतना सब कुछ हो रहा था कि मेरे दिमाग से ही निकल गया। लेकिन मुझे पता है कि तुम कोई बड़े फेमस आदमी तो हो, सब लोग तुम्हें इतना पसंद करते हैं, तुमको जानते हैं, तुम्हें बचाने की इतनी कोशिश कर रहे थे। कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? अनन्या की आंखों में इनोसेंस देख के आज़ान को पता चल गया कि अनन्या उसे सच में पहचान नहीं पाई है, और यहीं से उसके दिल में एक शरारत पैदा हो गया। उसने बोला, मेरा नाम सैफ है और मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। वैसे मुझे लगता है तुम्हारा वो आज़ान कुछ खास नहीं है। अनन्या पूछती है, क्या मतलब? लोग उसके पीछे इतने पागल क्यों हैं, मुझे समझ नहीं आता। बिल्कुल गलत, आज़ान एक बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा, वो आज़ान अच्छा है और मैं तो तुम्हारी जान बचाकर भी उससे पीछे ही हूँ। फिर अनन्या सीरियस हो जाती है, बोलती है, तुम दोनों की कोई बराबरी नहीं हो सकती। आज़ान पूछता है, क्यों? आज़ान तो एक सपना है, एक कल्पना, एक आवाज़ जो दिल को सुकून देता है। मैं उस तक कभी पहुंच भी नहीं पाऊंगी, सिर्फ दूर से देख सकती हो, चांद की तरह। पर तुम तो मेरी ज़िंदगी की वो सच्चाई हो जिसकी वजह से मैं सांस ले पा रही हूँ। आज मैं ज़िंदा हूँ तो तुम्हारी वजह से। तो आज़ान तुमसे पहले कैसे हो सकता है? आज़ान बिल्कुल चुप हो जाता है। उसके पास कोई मजाक नहीं होता, कोई जवाब नहीं होता। उस दिन के बाद आज़ान को कुछ तो महसूस हुआ, क्योंकि पहली बार किसी ने आज़ान नाम के सितारे को नहीं, के अंदर के इंसान को देखा था। फिर देखते ही देखते रमज़ान ख़त्म हुआ और ईद आ गई। पूरा गांव में खुशी का माहौल, सब लोग तैयारी कर रहे हैं। गांव पूरा सज उठी है, नए कपड़े, मिठाई, हंसी खुशी। गांव वाले आज़ान और अनन्या को भी नए कपड़े देते हैं। आमीना बोलती है, आज तुम दोनों भी हमारे साथ ईद मनाओ। ईद की शाम पूरा गांव रोशनी से चमक उठा है। सब लोग नए कपड़े पहन के घूम रहे हैं। गांव के कुछ आदमी आज़ान को ले जाते हैं तैयार करवाने के लिए। अनन्या गांव की औरतों के साथ बैठी है। तभी सब लोग एक तरफ देखने लगते हैं। अनन्या भी देखती है और पूरा जम जाती है। उसके सामने बिल्कुल स्टाइलिश, हैंडसम, बदला हुआ सैफ खड़ा है। हे भगवान, तुम तो बिल्कुल आज़ान जैसी लगते हो। एक सेकंड की खामोशी और फिर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगता है। आमीना बोलती है, पागल लड़की, ये आज़ान जैसा नहीं लगता, ये आज़ान ही है। ये सुनकर अनन्या पूरा जम जाती है। क्या ये आज़ान है? आज़ान अल हबीब? फिर वो नर्स अनन्या को बोलती है, आपकी गलती नहीं है, मैंने भी इनको पहले नहीं पहचाना था। फिर वो आर्मी ऑफिसर्स ने मुझे बताया। लेकिन आप इतने दिनों तक इनके साथ रही, आपको पता नहीं था? उस पल जैसे अनन्या की पैरों की नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो आज़ान की तरफ देखती है। आज़ान हल्का सा मुस्कुराता है। बस यही काफ़ी था। अनन्या समझ गई कि ये सच है और फिर उसका चेहरा लाल हो जाता है। उसे याद आने लगता है कि
कैसे वो उसके साथ हंस रही थी, झगड़ रही थी, उसको डांट रही थी और अपनी बेवकूफ़ी पर उसे बहुत शर्म आती है। अनन्या बहुत घबरा जाती है और वो रोने लग जाती है और हे भगवान बोल के वहाँ से चली जाती है। अनन्या दूर चली जाती है, आज़ान वही खड़ा रह जाता है, कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड। आज़ान को लगा ये खुश होने की जगह चली क्यों गई? क्या अनन्या सच को एक्सेप्ट कर पाएगी? क्या आज़ान उसे समझ पाएगा? और क्या ये दोस्ती कुछ और बनने वाली है? जानने के लिए ज़रूर देखिए अगला एपिसोड। थैंक यू सो मच।